हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। AS19 हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लगभग सभी क्वेश्चंस जो है ना, जो आप इस जो आज हम करेंगे वो हम एग्जांपल्स के थ्रू ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आप मुझसे एक कदम वैसे ही आ गए हो। तो अब मैं क्वेश्चंस बोलूंगा और आप मुझसे पहले पहले करना। मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ। आओ जरा सवाल नंबर 1। Win Limited has entered into a 3-year lease arrangement with Tanya Sports Club in respect of fitness equipment costing rupees 16,99,999. Annual lease payment to be made at the end of each year are structured in such a way that sum of present value of the lease payment and that of RV together equal to the cost of the equipment leased out. The unguaranteed RV of the equipment at the expiry of the lease is estimated to be 1,33,500. Asset would revert to the lessor at the end of the lease. गिवन डेट IRR 10% है और आपको फैक्टर्स भी दे रखे हैं। आपको निकालना है लीज रेंटल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल लीज रेंटल और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक्स बी द लीज रेंटल। तो मुझे जरा बताओ, आपकी एसेट की जो फेयर वैल्यू है 16,99,999.50, ये बराबर है किस चीज के? लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% कॉमा 3 years प्लस गारंटेड आरवी 0 है। अनगारंटेड आरवी कितनी है? 1,33,500, 1,33,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% कॉमा 3 एक्स इंटू 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 2.486 प्लस 1,33,500 इंटू 0.751 2.486 एक्स प्लस 1,33,500 इंटू 0.751 हो गया 100,258.5 और ये है 16,99,999.5। तो 16,99,999.5 माइनस 100,258.5 डिवाइडेड बाई 2.48। तो x इज इक्वल टू ₹6,45,057। ये मेरी आ गई लीज रेंटल की वैल्यू। अब चेक करोगे क्या कि ये फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए वो साहब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के, जो आपको दे रखी है। मिनिमम लीज पेमेंट में अनगारंटेड आरवी आप नहीं लोगे। तो 16,99,999.5 यह अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 6,45,057 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 2.486 के। तो ये आता है 645,057 इंटू 2.486 16,036,11 16,03,611 और ये किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेटली 16,99,999.5। परसेंटेज की टर्म में कितना हो गया? ₹16,03,611 डिवाइडेड बाय ₹16,99,999 इंटू 100। तो 94% है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई साहब फाइनेंस लीज। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। लीज रेंटल कितना है? लीज रेंटल है आपका ₹645
057 इंटू 3 प्लस GRV 0 है, UGRV है 1,33,500 और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट पता है 1699, यही आ जाएगी 16,99,999.5 645,057 इंटू 3 प्लस 1,33,500, तो ये आती है ₹20,686,71 माइनस ₹1699,999.5 माइनस 1699,999.5 इज इक्वल टू ₹3,68,671.5। ये आ गई आपकी अर्न फाइनेंस इनकम। हमारी राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है, 664 364 आ रहा है, हमारा 68 आ रहा है, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। ठीक, चलो जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी कोर्स से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लोगे। A machine was given on 3-year operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rental to yield 30% profit margin on a cost of 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की कॉस्ट पे 30% मार्जिन वो चाहते हैं और 3 साल की ऑपरेटिंग लीज है। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 5 साल की है। आउटपुट फॉर द मशीन इज एस्टिमेटेड एट 40, 50, 60 और 80 एंड 70 फॉर 5 ईयर। स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट इज कंसिडर एप्रोप्रिएट। आपको एक तो एनुअल लीज रेंट निकालना है, लीज इनकम निकालनी है जो रिकॉग्नाइज होगी, और डेप्रिसिएशन भी निकाल करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल लीज रेंटल क्या होगा? वो होगा साहब 1.5 लाख पे आपको कितना मार्जिन लेना है? सर हमें मार्जिन लेना है 30% इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय कितना आउटपुट वो टोटल जनरेट करेगा, इतना 40, 50, 60, 80 और 70। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, इतना आउटपुट वो जनरेट करेगा। और 3 सालों में आप कितना कंज्यूम करोगे? 40 प्लस 50 प्लस 60, तो बताओ जरा, 1.5 लाख प्लस 30%, 1,95,000 डिवाइडेड बाय 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, 3 lakhs इंटू 1.5 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 1.5 लाख, 97,500, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 97,500। उसने कहा था इक्वल लीज रेंटल चाहिए, एनुअल इक्वल रेंट इज इक्वल टू 97,500 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या है? ये है 3 सालों का किराया, 3 ईयर रेंट, 32,500, 32,500, ये है एनुअल रेंटल 32,500। ये क्या करेंगे? ये पे करेंगे, रेंट रिकॉग्नाइज कितना करेंगे? टोटल रेंट कितना है? टोटल रेंट है 97,500। इससे आप बेनिफिट क्या लोगे? सर 3 सालों में हम 40, 50 और 60, 40,000, 50,000 और 60,000 का बेनिफिट लेंगे।
तो बताओ आप कितना खर्चा बेनिफिट की रेशियो में रेंट एक्सपेंस जो रिकॉग्नाइज करोगे वो 6 4 10 और 5 97,500 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 40,000। तो पहले साल 26,000 का खर्चा डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 50,000। दूसरे साल 32,500 का खर्चा डिवाइड बाय 50 इंटू 60। फिर 39,000 का खर्चा आप बुक करके चलोगे, टोटल 97,500। मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे नहीं। इन द बुक्स ऑफ लेजी आप रेंट एक्सपेंस बुक करोगे कितना, 26,000 पहले साल का, क्योंकि यही आपका खर्चा बेनिफिट का है। टू बैंक पेमेंट कितनी करोगे, पेमेंट करोगे 32,500 की। सर ये तो डिफरेंस आ गया, हाँ डिफरेंस आ गया, 32,500 माइनस 26,000, 6,500 का डिफरेंस आ गया। ये जो 6,500 है ना, ये जाएंगे लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर, ये जाएंगे लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर। बीइंग रेंट एक्सपेंस बुक। नंबर 2, अगले साल की एंट्री मतलब रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कितनी करोगे, पेमेंट होगी सर 32,500 की। खर्चा कितने का बुक करोगे, खर्चा करोगे 32,500 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग रेंट एक्सपेंस बुक्ड। नंबर 3, रेंट एक्सपेंस डेबिट करोगे, खर्चा कितने से बुक करोगे, 39,000 से। टू बैंक 32,500, सर फिर से डिफरेंस आ गया, हाँ। टू लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व डिफरेंस आएगा 6500 का, डिफरेंस आएगा 6500 का। तो देखो पहले साल लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट हुआ था, ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा अदर करंट एसेट्स में। और फिर ये क्रेडिट हो गया तीसरे साल, लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व खत्म हो गया। हर साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेंट का खर्चा कितना कितना दिखाया, पहले दिखाया 26,000। क्यों, क्योंकि इसी रेशियो में आपने बेनिफिट भी लिया है। आपने 40,000 यूनिट बनाई होंगी, वो बेची होंगी, बेच के कहाँ आई होंगी, बेच के यहाँ आई होंगी बाय सेल्स में। तो याद आ रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेल्स के आगे उसका खर्चा। तो अगर मैं यहाँ 32,500 लिख देता वो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि पहले साल आपने 40,000 का ही बेनिफिट जनरेट करा, उसकी रेशियो का खर्चा कितना बनता है 26,000। तो डेट्स बाय यहाँ पे 26,000 लिखा है ताकि प्रॉफिट की पिक्चर सही आ सके। सिमिलरली दूसरे साल आपने खर्चा डेबिट करा 32,500, आपने सेल्स भी उसी प्रोपोर्शन में करी होगी 32,500 की रेशियो के हिसाब से, तो वही आपने यहाँ पे लिखी। और अगली बार आपने खर्चा बुक करा 39,000 का और आपने सेल भी उतनी ही बुक करी होगी, तो इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई वी यूज वी जो है अपोर्शन लीज रेंटल इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट, ताकि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर सके। और जो भी डिफरेंस आता है वो कहां चला जाता है, लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, you are required to give necessary journal entry at the inception of the lease to record the asset taken on finance lease in the books of lessee from the following information. लीज पीरियड है 5 साल का, एनुअल लीज रेंटल है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा अगर ये बिगिनिंग हो, अगर ये बिगिनिंग हो तो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले रेंट, पहले उसका कितना होगा, पहले लीज रेंटल का 1, दूसरे का क्या होगा जो आपका पहले वाला होता था वो, ठीक है, अगर बिगिनिंग में हो। गारंटेड आरवी 25,000, फेयर वैल्यू ऑफ इंसेप्शन जो है एसेट की 2 लाख है, और ये आपको फैक्टर्स दे रखे हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6,
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। पांच साल है जी। ईयर्स 1 2 3 4 5। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ। 0.890 790 700 0.890 0.790 700 0.700 0.622 और 0.552। अमाउंट कितना है जी? 50,000। 50,000। लास्ट ईयर क्या पे करोगे? लास्ट ईयर 50,000 भी पे करोगे और गारंटेड आरवी भी पे करोगे, तो लास्ट ईयर आप 75,000 पे करोगे। प्रेजेंट वैल्यू 50,000 इंटू 0.890 44,500। 50,000 इंटू 0.790 39,500। 50,000 इंटू 0.700 35,000। 50,000 इंटू 0.622 31,100। 75,000 इंटू 0.552 41,400 प्लस 31,100 प्लस 35,000 प्लस 39,500 प्लस 44,500 1,91,500। फेयर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। विच एवर इज लोअर? 1,91,500। 1,91,500। तो आप क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे लीज एसेट डेबिट 191,500 टू लीज लाइबिलिटी 191,500। ये आप दिखा करके चलोगे अंडर AS 19 फाइनेंसिस। अगर अनगारंटेड आरबी होता तो मैं ऊपर कंसीडर नहीं करता, क्योंकि वो मैंने पे ही नहीं करना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। A machine was given on 3-year operating lease by a dealer of the machine. Equal annual lease rental yield 30%। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, ये आप कर लोगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर सेम क्वेश्चन करा है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8। BNP Limited availed a lease from NL Limited. The condition of the lease term are as under. लीज पीरियड कितना है? 3 years का है। In the beginning of year 2009, an equipment costing 10 lakh and an expected useful life is 5 year. Fair market value 10 लाख रुपए है। प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू लेजर ऑन टर्मिनेशन। अनगारंटेड आरवी 1 लाख है एट द एंड ऑफ 2011। 3 एनुअल इक्वल पेमेंट आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कंसिडर IRR 10%। एट द एंड करनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 0.7513 और आपको फैक्टर भी दे रखा है, एन्युटी फैक्टर। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8। लेट लीज रेंटल इज इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है कि फाइनेंस लीज में 10 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 पॉइंट कहाँ गया 4868 प्लस गारंटेड आरवी 0 है और अनगारंटेड कितनी है? 1 लाख इंटू 0.7513 2.4868x प्लस 1 लाख इंटू 7513 75,130। तो x इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 75,130 डिवाइडेड बाय 2.4868। 10 लाख माइनस 75,130 डिवाइडेड बाय 2.4868 3 लाख
71,912, 3,71,912 is your lease rental. चेक करो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज। तो 10 लाख अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए 371,912 इंटू 2.4868 इंटू 2.4868, ये बनता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9,24,870 और पर इन टर्म ऑफ परसेंटेज बनता है 92%। Therefore, it is a फाइनेंस लीज। ये क्या है? फाइनेंस लीज। उसके बाद अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम किसके बराबर होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो आपका रेंटल है 371,912 इंटू कितने साल की लीज थी? 3 years इंटू 3 प्लस गारंटीड 0, अनगारंटीड कितना था? 1 लाख माइनस नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 371,912 प्लस 0 प्लस 1 लाख। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये देखो, ये आपने निकाल रखी। किसके बराबर है? 10 लाख के बराबर है इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। तो इसलिए मैं सीधी यहाँ पे 10 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। तो 37, नहीं तो आप अलग से भी निकाल सकते हो, 10 लाख ही आएगा। 371,912 इंटू 3 प्लस 1 लाख 12,15,736। या चलो मैं निकाल ही देता हूँ, मेरे को वो लग रहा है कि ना निकला तो 371, अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ 371,912 है इंटू 2.4868 प्लस 1 लाख इंटू 0.7513, ये कर लेना, 1 लाख आ जाएगा। 2,15,736, 2,15,736। पता नहीं यार लिखा नहीं जा रहा टैबलेट पे, पता नहीं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, कलर लिमिटेड लीज द मशीन टू रेड लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 21। कॉस्ट है 18 लाख की, लीज टर्म है 3 सालों की, फेयर मार्केट वैल्यू भी 18 लाख की, अनगारंटेड आर भी 12%, इंटरनल 12 लाख 2 लाख सॉरी, अनगारंटेड इंटरनल रेट 12%, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 साल की, रिवर्ट हो जाएगी कलर लिमिटेड को ऑन टर्मिनेशन, लीज पेमेंट एट द एंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12% है इतना, और एन्युटी फैक्टर है इतना। आपको क्या निकालना है? लीज रेंटल और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये मेक 24 का है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल। 18 लाख की फेयर वैल्यू किसके बराबर होगी? x इंटू एन्युटी फैक्टर कितना है? 2.4018 प्लस गारंटेड 0 है, अनगारंटेड कितनी है? 2 लाख रुपए। अनगारंटेड कितनी है? 2 लाख रुपए इंटू फैक्टर है 0.7118, 2.4018x प्लस 0.7118 इंटू 2 लाख रुपीज, 1,42,360
और यहाँ पर है 18 लाख। x इज इक्वल टू 18 लाख माइनस 1,42,360 डिवाइडेड बाय 2.4018। 18 लाख माइनस 1,42,360 डिवाइडेड बाय 2.4018 इज इक्वल टू 6,90,165। ये आपका क्या आ गया? लीज रेंटल। चेक फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो 18 लाख अप्रोक्सीमेट होना चाहिए 690,165 इंटू 2.4018 इंटू 2.4018 कितना आ रहा था? 16,57,640। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज कितना आ रहा है? 92। तो देयरफॉर इट इज अ फाइनेंस लीज। इट इज अ फाइनेंस लीज। ठीक है। और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 690,165 इंटू 3 प्लस 0 प्लस गारंटेड आरवी कितनी है? 2 लाख माइनस 18 लाख 690,165 इंटू 3 प्लस 2 लाख, ये हो गया 22,70,000 माइनस 18 लाख 4,70,495। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने 18 लाख डायरेक्ट कैसे लिखा है। भाई मैंने प्रेजेंट वैल्यू करी है किसकी? मैंने निकाला 690,165 इंटू 2.4018 प्लस 0 प्लस 2 लाख इंटू 0.7118 0.7118। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Sun Limited wishes to obtain a machine costing 30 lakh by way of leases। ठीक है। इफेक्टिव लाइफ कितनी है? 14 ईयर्स की है, बट द कंपनी रिक्वायर्ड इट ओनली फॉर फर्स्ट 5 ईयर। इट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टार लिमिटेड फॉर अ लीज रेंटल फॉर रुपीज 3 लाख पर एनम पेबल इन एरियर्स। तो 3 लाख रुपए पर एनम पेबल इन एरियर का उन्होंने लीज रेंटल एग्रीमेंट करा। आईआरआर कितना है? 15% है। चीफ अकाउंटेंट ऑफ सन लिमिटेड इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज लीज रेंटल एंड सीक योर एडवाइस। भाई आपकी एडवाइस मांगी है। यूर एडवाइस, मेरी नहीं मांगी, आपकी एडवाइस मांगी है। You are required to explain. You are required to explain the necessary accounting treatment in line with AS 19। भाई आपको explain करना है। You are required to explain the necessary accounting treatment with respect to AS 19। तो बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 आप क्या कहोगे? फेयर वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? 30 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स कितनी है? 3 लाख पर एनम। 15% का फैक्टर दे रखा है 3.36। 3.36 3 लाख इंटू 3.36 ये होता है 10,08,000। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज होता है 10,08,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100। तो 33.6%। देयरफॉर इट इज एन
ऑपरेटिंग लीज। फिर आप लाइफ की बात भी लिख सकते हो कि भाई 5 साल की इकोनॉमिक लाइफ पे खाली 3 साल के लिए लीज है, तो ये भी एक इंडिकेटर है ऑपरेटिंग लीज का। फिर उसके बाद द सन लिमिटेड शुड चार्ज लीज रेंटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, Square Private Limited has taken machinery on finance lease from SK Limited. SK Limited से मशीनरी ली है, लीज टर्म है 4 सालों की, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज कितनी है 20 लाख, लीज रेंट है 6,25,000 एट द एंड ऑफ ईयर, गारंटेड आरवी है 1,25 की, एक्सपेक्टेड आरवी है 3,75 की, IRR है 15% का, डिस्काउंट रेट है इतना। ये आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर AS 19 और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना है ईयर 1 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ओहो क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। 6,25 ईयर्स 1 2 3 4, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718। अमाउंट अमाउंट 6,25,000, फोर्थ ईयर के एंड में गारंटेड आरवी है 1,25 की, तो 6,25,000 प्लस 1,25,000 7,50,000। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला 6,25,000 प्लस 1,25,000, प्रेजेंट वैल्यू 6,25,000 इंटू 0.8696, 5,43,500, 6,25,000 इंटू 0.7561, 472,562.5। क्या बोरिंग सी जिंदगी है बताओ यार, प्रेजेंट वैल्यू ही करता रहता है बंदा। 6,25,000 इंटू 0.6575, इंडिया में तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू भर रखी है, बंदा प्रेजेंट वैल्यू होते होते खुद को ही प्रेजेंट प्रेजेंट पे खो जाए। 410,937.5, दुखी हो गए भाई। 7.5 लाख इंटू 0.5718, 4,28,850 प्लस 410 937.5 प्लस 472 562.5 प्लस 543,500, 18,55,850 की क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं। और मशीन की वैल्यू कितने की है 20 लाख, फेयर वैल्यू 20 लाख, इन टर्म ऑफ परसेंटेज कितना आएगा 92.80। Therefore, it is a finance lease. The company should recognize asset and liability. तो asset
अकाउंट डेबिट विच एवर इज लोअर, जो आएगा 18,55,850 टू लीज लाइबिलिटी 18,55,850। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी दिखेगी कितने रुपए की, 18,55,850 प्लस कितना परसेंट रेट था भाई, 15%। 15% ऑफ 18,55,850 माइनस पेमेंट कितने की कर दी, 6,25,000। ये लीज लाइबिलिटी दिखेगी 18,55,850 प्लस 15% माइनस 6,25,000 रुपीज, 15,09,227.5। और एसेट में लीज एसेट दिखेगी 18,55,850 माइनस डेप्रीसिएशन 18,55,850 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 18,55,850 13,91,888। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एक्सट्रैक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन दिखेगा 18,55,850 डिवाइड बाय 4, 4,63,963। और फाइनेंस कॉस्ट दिखेगी 18,55,850 का 15%, 278,377। ये कैसे निकाला, 18,55,000 और ये कैसे निकाला, 18,55,850 डिवाइडेड बाय 4। 18,55,850। उन्होंने ये दिखाया नहीं है कि कैसे दिखेगा, हमने दिखा भी दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। प्रकाश लिमिटेड लीज अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी है, 28 लाख। लीज टर्म है 5 ईयर्स की। लीज रेंटल पर एनम है 8 लाख रुपीज की। गारंटेड आरबी है 1.6 की। एक्सपेक्टेड है 3 की। और 15% और उसके फैक्टर आपको दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आपको निकाल करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, unearned finance income is equal to gross investment minus net investment। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी लीज रेंटल ये ऐसे लिख दें, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। लीज रेंटल कितने सालों का? 8 लाख 5 सालों का। ₹40 लाख। और अगर इसी की प्रेजेंट वैल्यू कर दें, बोले तो 8 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहाँ है? ये रे जी, इनका टोटल करो जी। 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972 3.3522 इंटू 8 लाख 26,81,760। ये हो गया लीज रेंट। फिर उसके बाद गारंटेड आरवी कितनी है? 1,60,000। जी आरवी 1,60,000। यदि इसी की ही प्रेजेंट वैल्यू कर दें तो क्या आएगी? 1,60,000 इंटू 0.4972। 1,60,000 इंटू 0.4972 79,552। फिर उसके बाद यूजीआरवी। यूजीआरवी बताओ जी। एक्सपेक्टेड आरवी है 3, जीआरवी है 1.6, तो यूजीआरवी हो जाएगी 3 लाख माइनस 1,60,000, 1,40,000। इसी की प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो 1,40,000 इंटू 0.4972 69,608 69,608। 40 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000 तो 43 लाख। 26,81,760 प्लस 79,552 प्लस 69,608 28,30,920। बस फिर 43 लाख माइनस 28,30,920। तो ₹14,69,000 14,69,000 क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उससे पहले पानी। लेजी लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लेजर लिमिटेड जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? ₹7 लाख। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज लीज टर्म इज 3 ईयर। तो ये तो यहीं से पता चल रहा है फाइनेंस लीज है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेजी पे करेगा 3 लाख। गारंटेड आरवी कितनी है? 22,000 ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज टू द लेजर। However, Laser Limited estimate that RV of the machine will be only 15,000। ठीक है, तो यानी कि यूजीआरवी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने ये टोटल आरवी ले रखी है। आईआरआर 15% है। फैक्टर्स ये रहे। आपको बताना है वैल्यू ऑफ द मशीन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लेजी लिमिटेड और फाइनेंस चार्जेस इन ईच ईयर। फाइनेंस चार्जेस पूछे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, 15 में एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेरी पूछी थी भाई। वो कह रहा सर यूजीआरवी क्यों नहीं? बताओ, अभी एक क्वेरी पूछने वाली क्वेरी है भाई। आप ये किसके लिए निकाल रहे हो? लेजर के लिए निकालते हो। ये लेजर के लिए निकालते हो तो लेजर को तो लीज रेंट में मिलेगा, जीआरवी भी मिलेगा और यूजीआरवी भी मिलता है। ये भी तो उसको मिलता है। तो इन तीनों पे ही वो इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए लेजर के केस में यूजीआरवी भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
वैल्यू ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन should be fair value or present value of minimum lease payment whichever is lower। फेयर वैल्यू कितना है? 7 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना है? 3 लाख का लीज रेंटल है, इनटू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस गारंटीड आरवी कितनी है? 22,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 3 लाख इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो, 0.8869 प्लस 0.756 प्लस 0.657, 2.282 प्लस 22,000 इंटू 0.657 इंटू 3 लाख रुपीज, 6,84,600 प्लस 22,000 इंटू 0.657, 14,454 प्लस 684,600, 6,99,054 और 7 लाख, विच एवर इज लोअर, तो लोअर इज रुपीज 6,99,054। तो इस वैल्यू पे आप एसेट दिखाओगे। और उसने आपको क्या बोला था निकालने को? उसने कहा था फाइनेंस चार्जेस भी निकाल के दिखाओ ईच ईयर। इसके लिए आपको ना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस ईयर्स 1, 2, 3, ओपनिंग लाइबिलिटी वो आएगी 6,99,054, इंटरेस्ट एट 15%, इंटरेस्ट एट 15%, 104858 सॉरी लीज रेंट कितना पे कर रहे हो? 3 लाख। क्लोजिंग दिस प्लस दिस माइनस दिस, अलग पेन से लिख दो क्या? तो 6,99,054 प्लस 15% माइनस 3 लाख, तो 503,912 ये बन जाएगा अब ओपनिंग 503,912 प्लस अब इसका 15%, 75,75,586 रुपए और माइनस 3 लाख, तो 503,912 प्लस 15% माइनस 3 लाख, तो ये बनता है 2,79,498, 499 कर लो। अब ये बन जाएगा ओपनिंग 2,79,499। अब इसका 15%, 41,09,25 और माइनस लास्ट में क्या पेमेंट होनी है? लास्ट में पेमेंट होनी है 3,22,000 की, तो 279,499 प्लस 41,925 माइनस 3,22,000, तो 576 बच रहा है, ये राउंडिंग ऑफ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड, जो हमने आपको नोट्स में भी बनवा रखा है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ जाती है? ये जाती है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर।
अगर कोई इसकी एंट्री पूछे तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। 2 लीज लायबिलिटी, ये लीज रेंटल क्या होता है, ये पे होता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है लीज लायबिलिटी टू बैंक। ये मतलब ये तीनों, और उसी तरीके से ये सब। ठीक, चलो पेजेस जरा खत्म हो गए, कुछ पेजेस इंसर्ट करने पड़ेंगे। सवाल नंबर 17, एबीसी लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम एक्सवाईजी लिमिटेड जिसकी फेयर वैल्यू है 10 लाख, इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल। एट द एंड ऑफ ईच ईयर एबीसी लिमिटेड पे करता है 3.5 लाख। द लेजी हैज गारंटीड a residual value of 50,000 on expiry of lease to the lessor. However, XYZ estimate that salvage value of the machine 35,000 only. It was not practicable for the lessee to determine the IRR. So, however, the incremental borrowing rate of the of ABC Limited is determined as 16.4. तो आप क्या लोगे 16.4%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है उस 16.4 के आपको ये दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर द ईयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 16.4 लेना है, बिल्कुल सेम सवाल। बस आपको क्या लेना है 16.4 से कैलकुलेट करना है। क्या आप लोग कर लोगे? मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप होमवर्क में लिख लो, अगर आप लोगों से ना हो तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम कर लेंगे। बाकी बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी करा है। आ जाओ जरा, ये भी अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये भी बिल्कुल सेम है। चलो आइए कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जेआ लिमिटेड टुक अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम डीलक्स लिमिटेड जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 11,50,000, इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 4 ईयर्स की। लीज लेजी पे करेगा 3.5 लाख टू लेजर। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 70,000 की ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज टू डीलक्स। हाउएवर डीलक्स लिमिटेड एस्टिमेट दैट आरवी विल बी ओनली 22,500, तो यूजीआरवी 0 हो गई। आईआरआर 10% दे रखा है। फैक्टर्स ये रहे। आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ मशीन एंड द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19, determination of classification of lease। ईयर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अमाउंट, अमाउंट कितना है 3.5 लाख। लास्ट ईयर में क्या पे करेंगे, गारंटेड आरवी 70 के साथ, तो 4,20,000। लास्ट ईयर में आप पे करोगे 3.5 लाख प्लस 70,000 इज इक्वल टू 4,20,000। प्रेजेंट वैल्यू 3.5 लाख इंटू 0.909, 318,150। 3.5 लाख इंटू 0.826, 289,100।
3.5 लाख इंटू 0.751, 2,62,850, 4,20,000 इंटू 0.683, 2,86,860 प्लस 2,62,850 प्लस 289,100 प्लस 3,18,150, तो 11,56,960। और फेयर वैल्यू कितनी है? 11,50,000, विच एवर इज लोअर। तो 11,50,000 पे वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो एसेट, अकाउंट डेबिट या बोलूं लीज एसेट, 11,50,000 टू लीज लायबिलिटी, 11,50,000। क्वेश्चन नंबर 21, you are required to give necessary journal entry at the inception of the lease to record the asset taken on finance lease in the books of leasing the following information: 5 साल एनुअल लीज रेंटल 50 एट द एंड, गारंटेड आरवी 25 और फेयर वैल्यू है 2 लाख और फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। ये आईआरआर है 12.6 का। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, present value factor are 0.890, 0.790, 0.700, 0.622, 0.552। अमाउंट 50,000 और एंड में देना है 25,000। प्रेजेंट वैल्यू 0.890 इंटू 50,000, 44,500, 50,000 इंटू 0.790, 39,500, 50,000 इंटू 35,000। ये सेम क्वेश्चन पता है हम कर चुके हैं ऊपर। 0.622, 31,100, 75,000 इंटू 0.552, 41,400 प्लस 31,100 प्लस 35,000 प्लस 39,500 प्लस 44,500, 1,91,500। फेयर वैल्यू 2 लाख, लोअर 191,500। तो लीज एसेट टू लीज लाइबिलिटी 191,500, 191,500। क्वेश्चन नंबर 22, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था सवाल के अंदर डिस्कस करेंगे। ए लिमिटेड सोल्ड करता है मशीनरी हैविंग डब्ल्यूडीवी ऑफ 40 लाख टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख और उसको लीज बैक करा लेता है बाय बी लिमिटेड और वो लीज ऑपरेटिंग लीज में है और फिर आपको केसेस दे रखे हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 22, एक आपको दे रखी है बुक वैल्यू, एक आपको दे रखी है फेयर वैल्यू और एक आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस। बुक वैल्यू कितनी है? डब्ल्यूडीवी बोले तो बुक वैल्यू 40 लाख रुपीस। फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू उसने नहीं बताई है, उसने बोला है बेच दी है 50 लाख रुपीस की। तो लो ये सेल कर दी 50 लाख रुपीस की। केस नंबर ए कहता है सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू 50 लाख। पहले
सब चीजें दिमाग से निकाल दो। अगर आपने कोई पहले फॉर्मूला बना रखा है, सब हर एक चीज अगर कॉन्सेप्ट को जाने देना है तो देखो, सबसे पहला नियम क्या है, अगर इस बोतल में पानी भरना है तो सबसे पहले इस ढक्कन को खोलना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जो आपने पुराने फॉर्मूले बना रखे हैं अपने दिमाग में, वो अपने खोल के यहां से निकाल दो, तभी इसके अंदर पानी जाएगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे जरा बताओ, क्या बुक वैल्यू ऑफ एसेट को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सर, वो तो डेप्रिशिएट हो गया, आ रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या इस एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? मार्केट में वैल्यू, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, अगर हाईवे निकाल दिया सरकार ने तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कोई कुछ और निकल गया, कुछ प्रॉब्लम निकल गई लैंड वैंड के पास कहीं एरिया के अंदर, तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसकी फेयर वैल्यू को छेड़खानी कर सकूं? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। अपनी एसेट को सामने वाले को कितने का बेचना है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। भाई ऐसा हो सकता है ना, मेरी एसेट 10 लाख की हो, मैं तो 8 लाख की बेचूंगा, जिसको करना है जो करना है कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एसेट 10 लाख की हो, मैं कह रहा हूं मैं तो 12 की ही बेचूंगा, जिसको लेनी है लो, वरना मत लो। तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। मैं उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी किताबों में क्या वैल्यू है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रही होगी। इसका मतलब जो ये 40 लाख से 50 लाख रुपए का बढ़ गया वैल्यू, आपको गेन हो गया कितने का? 10 लाख रुपीस का आपको गेन हो गया। दिस इज योर एक्चुअल गेन, बिकॉज 40 लाख इज अनकंट्रोलेबल, 50 लाख भी कंट्रोल से बाहर है, और ये वैल्यू अपने आप बढ़ी है, तो 10 लाख रुपए का आपको एक्चुअल गेन हो गया। मुझे बताओ एक्चुअल गेन कहां जाता है? सर एक्चुअल गेन तो जाता है पी एंड एल के अंदर, तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। 50 की चीज 50 में बेची, कुछ आपने करा ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 2, बुक वैल्यू 40 लाख की है और फेयर वैल्यू 60 लाख है, और बेची कितने की है? 50 लाख की। तो बेची है आपने 50 लाख की और फेयर वैल्यू है 60 लाख की। जरा सोचो, ये 40 लाख से 60 लाख हो गया, ये गेन कौन सा है? सर ये वाला गेन तो एक्चुअल गेन हुआ ना, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल गेन है 20 लाख रुपीस का, वो कहां जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल, नीदर यू कैन कंट्रोल द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नोर यू कैन कंट्रोल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इन द मार्केट। भाई मार्केट में क्या रेट होगा वो उस एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, डिमांड सप्लाई, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको भी, लेकिन हाँ आप मिठाई बंटवा सकते हो, क्योंकि जो चीज आपके पास 40 लाख की है, आज उसकी दाम मार्केट में 60 लाख हो चुके हैं, तो 20 लाख का आपको फायदा हो गया, तो आप मिठाई बंटवा सकते हो। तो मिठाई कहां बंटवाओगे? मिठाई बंटवाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक, 60 लाख की चीज आपने 50 लाख रुपए में बेच दी, 60 लाख की चीज आपने 50 लाख रुपए में बेच दी, आपने लॉस कर दिया। मुझे बताओ क्या ये एक्चुअल लॉस हुआ है 10 लाख रुपीस का? हाँ हो सकता है भाई, अगर हो सकता है आपको पता हो आपकी चीज 60 लाख की है, लेकिन कई सारे लोग स्ट्रेस में भी बेचते हैं, तो वो 10 लाख एक्चुअल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये प्लान्ड हो, आपने जान पूछ के सस्ता बेचा हो, और आप अपने फ्यूचर के लीज रेंटल्स को कम करवा दो, आप अपने फ्यूचर के लीज रेंटल्स को कम करवा दो। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो कहता है कि भाई एक तरफ तो आपको गेन हो रखा है 20 लाख का, कोई और कलर यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, एक तरफ आपको गेन हो रखा है 20 लाख का, एक तरफ आपको लॉस हो रखा है 10 लाख का। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे नोशनल लॉस, क्योंकि ये आपने खुद कंट्रोल करके करवाया है, आप इसको कंट्रोल कर सकते थे ना भाई कोई, तो इसलिए नोशनल लॉस है, इन फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो एक तरफ आपको एक्चुअल गेन है, एक तरफ आपको नोशनल लॉस है। हमें बताओ नेट पोजीशन क्या है? तो हमने कहा 20 लाख का गेन एक्चुअल है और 10 लाख का लॉस नोशनल है, तो इसका मतलब 10 लाख का गेन बच गया। भाई मेरे एक हाथ में 20 लाख का एक्चुअल गेन है,
एक हाथ में 10 लाख का नोशनल लॉस है, मैंने इनको टकराया तो मेरे हाथ में क्या बच गया, मेरे हाथ में 10 लाख का एक्चुअल गेन बच गया। ये क्या है मेरे दोस्त, ये है एक्चुअल गेन। एक्चुअल गेन कहां जाता है सर, एक्चुअल गेन तो P&L के अंदर जाता है, तो ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। मैं बाद में आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा रट्टा मारने के लिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। भाई ये दोनों फैक्टर क्या हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनसे आने वाला गेन क्या है, एक्चुअल गेन। लेकिन इधर आपको लॉस आ गया क्योंकि आपने 60 लाख की चीज 50 लाख में बेच दी, तो हमने कहा नेट कर दो, इधर गेन है इधर लॉस है तो नेट कर दो। नेट करके देखा तो गेन ही बच गया क्योंकि गेन ज्यादा है ना, तो गेन बच गया। और एक्चुअल गेन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमेशा याद रखना, गेन और लॉस नेट होते हैं, गेन और गेन नेट नहीं होते, लॉस और लॉस नेट नहीं होते। अगर इधर गेन है इधर लॉस है तो ही नेट होगा, या फिर उधर गेन है इधर लॉस है तब अपोजिट ही नेट होंगे ना। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका केस नंबर 1 और ये था आपका केस नंबर 2। केस नंबर 3, बुक वैल्यू है 40 लाख रुपीस की, फेयर वैल्यू है 45 लाख की और सेल प्राइस है 38 लाख का। 40 से 45 लाख हुआ, ये एक्चुअल गेन हो गया, कितने का, 5 लाख का। 45 से 38 लाख, 45 माइनस 38, नोशनल लॉस हो गया 7 लाख रुपीस का। तो ये है गेन और ये है लॉस, इसको क्या कर दो, नेट कर दो। 5 लाख माइनस 7 लाख, तो माइनस 2 लाख आ गया। तो बताओ ये 2 लाख क्या है, क्या ये नोशनल गेन है, नहीं सर ये तो कम था, ये बचा होगा। तो 2 लाख क्या है सर, ये तो नोशनल लॉस बच गया। तो वो कहते हैं इफ फ्यूचर लीज रेंटल आर एडजस्टेड देन defer the loss, otherwise प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फ्यूचर, भाई हमें नहीं पता ना ये गेन आपने लॉस आपने स्ट्रेस में आके करा है कि पैसों की जरूरत है या कोई प्लानिंग करके करा है, तो प्लानिंग करके करा होगा तो फ्यूचर के लीज रेंटल एडजस्ट करवा लिए होंगे, तो हम कह रहे हैं डेफर कर दो। और अगर स्ट्रेस में आके करा है फिर तो ये एक्चुअल लॉस ही बन गया, फिर कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दो। केस नंबर 4, बुक वैल्यू है 40 लाख की, ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, ये कर रहे हैं। फेयर वैल्यू भी है 40 लाख की और सेल प्राइस है 50 लाख का। तो एक्चुअल तो कुछ हुआ ही नहीं, नोशनल गेन हो गया। टेन लाख का नोशनल गेन हो गया, 10 लाख का। अगर आपको नोशनल गेन हो गया 10 लाख रुपीस का, भाई नोशनल गेन की क्या ट्रीटमेंट करोगे, ऑलवेज डेफर। याद है हमने एग्जांपल में भी डेफर कर दिया था, ऑलवेज डेफर, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा। देखो ये फैक्ट है, अगर कोई आपसे एसेट खरीदने आ रहा है तो उसको पता है उसकी फेयर वैल्यू 40 लाख है, 40 लाख की चीज 50 लाख में कोई नहीं खरीदता अनलेस एंड अनटिल वो बेवकूफ हो। और आप ऐसी कोई भी चीज अजम्पशन नहीं लोगे कि वो बेवकूफ होगा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लॉस जो है वो कमाया गया है, वो झूठ दिखाया गया है, कहीं ना कहीं आगे चीजें एडजस्ट होंगी। दैट इज वाई वी डेफर, क्योंकि डेफर करने से वो अकाउंटिंग जो है वो उनकी वो हो जाएगी, जो वो चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं होगा। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा भी था, तो इसको क्या कर दोगे आप, डेफर कर दोगे। केस नंबर 5, बुक वैल्यू है 40 लाख रुपीस की, फेयर वैल्यू कितने की है, 46 लाख रुपीस की और सेल्स कितने की करी है, 50 लाख रुपीस की। तो एक्चुअल गेन हो गया कितने का, 6 लाख रुपीस का। यहां पे भी नोशनल गेन हो गया 4 लाख रुपए का। क्या नेट कर दूं, नहीं हो सकता सर, इधर भी गेन है इधर भी गेन है, कैसे नेट कर दोगे, क्या मजाक चल रहा है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, तो नोशनल गेन मैं पूरा लिख देता हूं,
4 लाख रुपीज। सर ये भी गेन है और ये भी गेन है, नेट नहीं हो सकता। तो एक्चुअल गेन को कहां लेके जाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल गेन को क्या करते हो? डेफर करते हो। नोशनल गेन को क्या करते हो? डेफर करते हो। केस नंबर 6, बुक वैल्यू है 40 लाख रुपीज की और फेयर वैल्यू हो गई 35 लाख रुपीज की और सेलिंग प्राइस है 39 का। तो देखो जी, 5 लाख रुपीज का ये क्या है? ये है एक्चुअल लॉस। और ये क्या है? ये है नोशनल गेन। सर अब तो ये नेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नेट हो सकता है क्योंकि यहां पे लॉस है और यहां पे गेन है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने नेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्चुअल लॉस कितने का दिखेगा? 1 लाख रुपए का, क्योंकि 5 लाख माइनस 4 लाख कर दोगे तो 1 लाख का। इससे शेयर होल्डर को लॉस की इंफॉर्मेशन कम पता चलेगी, लेकिन लॉस ज्यादा हो रखा है। शेयर होल्डर को आप बोलोगे 1 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन आप जानते हो कि लॉस 5 लाख का हुआ है, 1 लाख का नहीं हुआ। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई यहां नेट नहीं करा सकते, यहां नेट कराएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये जो 5 लाख रुपीज है इसको कहां डालो? इसको आप तुरंत P&L में डालो और इस गेन है, गेन को क्या कर दो? डेफर कर दो। गेन को क्या कर दो? डेफर कर दो। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, मेरे को मजा नहीं आया, पर पानी पीने के बाद, ठीक है? साहब एक आ रही है मेरी बुक वैल्यू, एक आ रही है मेरी फेयर वैल्यू, एक आ रहा है मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सामने वाले से बात कर सकता हूं कि देखो यार, मैं मानता हूं, मेरे को पता है मेरी चीज 10 लाख की है, तुम्हें पता है मेरी चीज 10 लाख की है, लेकिन मुझे 10 लाख नहीं चाहिए। तुम मुझे 8 लाख रुपए दे दो अभी। 2 लाख रुपए मेरे रेंट से काट देना, क्योंकि ये चीज मुझे इस्तेमाल भी करनी है। मान लो मैंने टैबलेट बेचा, मैंने कहा भाई मुझे इस्तेमाल भी करना है, क्लासेस देनी है, लेकिन अभी पैसों की भी जरूरत है। तो तुम ये टैबलेट ले लो, 10 लाख का ये टैबलेट है, तुम ये काम करो 8 लाख में ले लो, क्योंकि मेरे को जरूरत ही 8 लाख रुपए की है। मैं 10 लाख लेके क्या करूंगा? बाद में टैबलेट कैसे खरीदूंगा? तो तुम मुझे 8 लाख दे दो और ये टैबलेट मुझे लीज पे दे दो, मैं तुम्हें भाड़ा देता रहूंगा। लेकिन वो भाड़ा, अगर इस टैबलेट का भाड़ा आता है 1 लाख रुपए महीना, तो तुम मुझसे 80,000 रुपए महीना ले लेना, कम ले लेना, क्योंकि मैंने तुमसे 2 लाख रुपए कम लिए हैं। वो भी एग्री कर गया। तो सेलिंग प्राइस आई कैन कंट्रोल। बट जब मैं टैबलेट की फेयर वैल्यू की बात करता हूं कि टैबलेट एक्चुअली में 10 लाख रुपए का है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मार्केट फैक्टर्स के ऊपर, इसके फीचर्स के ऊपर और मार्केट में अभी क्या फीचर्स दे रहे हैं टैबलेट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फेयर वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बुक वैल्यू को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बुक वैल्यू क्या आ रही होगी? जब मैंने खरीदा होगा माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन तो वैसे ही लाइफ के हिसाब से चल रहा था, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? एक बच्चा सोच रहा है कि सर लाइफ बदल के आप चेंज कर सकते हो। हाँ मैं लाइफ बदल के चेंज कर सकता हूं, लेकिन उससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 5 साल की लाइफ को 50 साल कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए वो जो लाइफ के थ्रू आप बुक वैल्यू को कंट्रोल करने की बात सोच रहे हो, वो एक इमेटीरियल सी चीज है। ठीक, तो आप बुक वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फेयर वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज सेलिंग प्राइस। तो इसलिए फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस के बीच में आने वाला गेन और लॉस क्या है? नोशनल गेन और लॉस है, वो एक्चुअली में घटित नहीं हुआ। बट बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में आने वाला गेन और लॉस क्या है? वो एक्चुअली में गेन लॉस है। बिकॉज जो चीज मेरे पास ये टैबलेट की बुक वैल्यू 6 लाख रुपए की आ रही थी, मैं उस दिन गूगल स्क्रॉल कर रहा था तो पता चला कि इस टैबलेट वाले फीचर तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो बताओ 4 लाख रुपए का मुझे उसी टाइम गेन हो गया, मतलब मनी मन में तो हो गया कि अगर आज ही बेचने जाऊंगा तो 4 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। मैं खुश हो गया उस दिन, मैं बड़ी चैन की नींद सोया, क्योंकि मेरे टैबलेट की वैल्यू बढ़ गई थी। तो मुझे जरा बताओ, जैसे ही ये चीज मेरी 40 लाख की चीज कितने की हो गई? 50 लाख रुपए की हो गई, तो मुझे 10 लाख रुपए का एक्चुअल गेन हो गया। मेरे बच्चे, एक्चुअल गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोशनल गेन ऑलवेज डेफर। नोशनल लॉस के केस में अगर फ्यूचर रेंटल जो है एडजस्टेड है, तो उस केस के अंदर डेफर, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, मैं यहां लिख दूं क्या कहीं पर? एक्चुअल गेन और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोशनल गेन
defer notional loss defer if future rental are adjusted, otherwise पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो मुझे जरा बताओ, पहले केस में एक्चुअल गेन हो गया, एक्चुअल गेन कहां जाएगा, एक्चुअल ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे में तो कुछ, दूसरे में क्या हुआ, सॉरी दूसरे में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एक्चुअल गेन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, दूसरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। अगले केस के अंदर मेरी 40 लाख की चीज थी, मार्केट में फेयर वैल्यू 60 लाख की होगी, बताओ मेरे मजे आ गए कि आ गए। क्या मैं इस 20 लाख के गेन को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं चाहूं तो मार्केट की वैल्यू 60 लाख से 65 लाख कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जो मार्केट की वैल्यू है वही मार्केट की वैल्यू है, तो देयरफॉर मुझे 20 लाख का क्या हो गया, एक्चुअल गेन हो गया। 20 लाख का क्या हो गया, एक्चुअल गेन हो गया। बट मैंने सेम ट्रांजैक्शन में जाके 10 लाख का एक लॉस करा लिया, नोशनल लॉस। इधर गेन इधर लॉस, नेट नेट कर दो। जैसे ही गेन और लॉस दिखे नेट कर दो, नेट करा तो निकल कर आया एक्चुअल गेन। एक्चुअल गेन की क्या ट्रीटमेंट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। केस नंबर 3, 40 लाख की बुक वैल्यू थी, कितनी की हो गई, 45 लाख की हो गई, 5 लाख रुपए से बढ़ गया, बताओ मेरे मजे आ गए, हाँ जी बढ़ गया। आपके पास जो 30-40 लाख की है, आज वो मार्केट में 45 लाख की है, तो 5 लाख का क्या हो गया, एक्चुअल गेन। लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस भी हो गया, नोशनल लॉस, कितने का, 7 लाख का। अरे बाप रे, गेन और लॉस दिख गया, तो क्या कर दो, नेट कर दो। 5 माइनस 7, 2 लाख रुपीज का क्या आ गया, नोशनल लॉस, क्योंकि नोशनल लॉस ज्यादा है, तो 2 लाख रुपीज का नोशनल लॉस। लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है कि अगर फ्यूचर लीज रेंटल अफेक्टेड है तो डेफर कर दो, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दो। उसके बाद 40 लाख की चीज 40 लाख की रही, कोई कुछ हुआ ही नहीं भाई साहब, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, लेकिन मैंने एक ट्रांजेक्शन में आके 10 लाख रुपए का नोशनल गेन करा लिया। नोशनल गेन कहां होगा, डेफरमेंट। 40 लाख की चीज 46 लाख की हो गई, तो 6 लाख रुपए का क्या हो गया, एक्चुअल गेन हो गया। 46 लाख की चीज को 50 लाख में बेच दिया, नोशनल गेन हो गया। गेन और गेन नेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही गेन है, तो ट्रीटमेंट इंडिविजुअल। एक्चुअल गेन कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में, नोशनल गेन कहां जाएगा, डेफरमेंट में। 40 लाख की चीज 35 लाख की हो गई, एक्चुअल लॉस हो गया, और 35 की चीज 39 में दे दी, नोशनल गेन हो गया। लॉस और गेन नेट कर दो, लेकिन इधर लॉस आ गया, एक्चुअल लॉस। नेट करते ही आपका एक्चुअल लॉस कम दिखेगा बैलेंस शीट में, तो इसके लिए इसको नेट नहीं कर सकते, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक्चुअल गेन की क्या ट्रीटमेंट होगी, जो एक्चुअल गेन की होती है। आओ मैं आपको आपके आंसर भी टैली करा दूं। तो केस नंबर ए में वो कहते हैं, जब सेल प्राइस 50 लाख है, इक्वल टू द, तो ए लिमिटेड शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख इन इट्स बुक। तो देखो जी, हमने क्या बोला है, 10 लाख रिकॉग्नाइज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। व्हेन द फेयर वैल्यू 6 लाख, तो 10 लाख शुड बी प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इमीडिएटली रिकॉग्नाइज बाय ए लिमिटेड। हमने क्या बोला है, 10 लाख पी एंड एल एक्चुअल गेन। फेयर वैल्यू ऑफ द लीज मशीन इतना है, तो लॉस इतना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, then loss of rupees 2 lakh to be immediately recognized by A limited in provided loss is not compensated by the future lease payment, otherwise defer and amortize the loss। हमने क्या बोला है, हमने बोला है future lease payment are adjusted then defer the loss, otherwise profit and loss account। केस नंबर 4 में हमने कहा है कि डेफरमेंट होगी। केस नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ 10 लाख टू बी डेफर्ड। केस नंबर 5 ई के अंदर हमने क्या बोला है, हमने बोला है गेन जाएगा 6 लाख का पीएनएल में, 4 लाख होंगे डेफर में। देखो जी, 6 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन बुक्स एंड बैलेंस 4 लाख टू बी अमोर्टाइज। फिर उसके बाद 5 लाख जाएंगे पीएनएल में, और नोशनल गेन 4 लाख होगा डेफर। एंड द लॉस ऑफ 5 लाख टू बी रिकॉग्नाइज इन बाय ए लिमिटेड इन बुक्स एंड प्रॉफिट ऑफ 4 लाख शुड बी अमोर्टाइज डेफर्ड ओवर लीज पीरियड। ठीक, तो मैं आपके ऑपरेटिंग लीज वाले क्लासिफिकेशन में ये बात यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा हमने, क्वेश्चन नंबर 22। मैं यहां पे समरी लिख रहा हूं। स्टेप 1, कैलकुलेट एक्चुअल गेन एंड
एक्चुअल गेन एंड लॉस भी तो आएगा, गेन एंड लॉस, सॉरी, एंड नॉशनल गेन एंड लॉस. Actual gain is equal to when book value less than fair value. Actual loss is equal to when book value greater than fair value. भाई अगर आपकी बुक वैल्यू 100 रुपए की है और फेयर वैल्यू 80 की है तो आपको लॉस हो गया. और नोशनल गेन क्या होगा? नोशनल गेन होगा व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन सेलिंग प्राइस. भाई आपने अच्छा, भाई आपने 100 रुपए की फेयर वैल्यू वाली चीज 150 में बेच दी. और नोशनल लॉस क्या होगा? व्हेन फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. 100 रुपए की वैल्यू वाली चीज 80 में बेच दी. ठीक, स्टेप नंबर 2, सेट ऑफ. सेट ऑफ करो. डू नॉट सेट ऑफ एक्चुअल लॉस विथ नोशनल गेन. भाई एक्चुअल लॉस को नोशनल गेन से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. और एक्चुअल गेन will not set off with notional gain or actual loss will not set off with notional loss. Step number 3. Step number 3. Treat net actual gain or loss as follows. एक्चुअल गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एक्चुअल लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नोशनल गेन कहां जाएगा? डेफर. और नोशनल लॉस कहां जाएगा? डेफर इफ फ्यूचर लीज रेंटल आर एडजस्टेड, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक, उससे आपको ट्रीटमेंट पता चल जाएगी. तो आई होप इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी, कॉन्सेप्ट की भी और क्वेश्चंस की भी. हमने लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस कर लिए. इसके बारे AS19 में आपसे पूछा नहीं जाता, बनते हैं लेकिन आपसे पूछा नहीं जाता, और उनको करने का भी कोई जो है लॉजिक नहीं है. IRR वगैरह मैंने आपको नहीं कराया, मुझे लगता है वो आपको आता होगा और उसमें एग्जांपल्स बना के प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है. बट अगर इनकेस कोई बच्चा देख रहा हो और उससे IRR ना बनता हो, ना निकलता हो, तो वो मुझे रीच आउट कर सकता है. आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैंने हर क्लास में बोला है कि अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास ली है तो आपको इतना ही कंटेंट मिलेगा. आपके डाउट्स की जिम्मेदारी मेरी है. आपको इनके अलावा कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है. बट यू हैव टू रीच मी आउट कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, उसको कैसे क्लियर कराना है वो हमारी दिक्कत है. ठीक, तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में. गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय.